पंत जी की नौका विहार कविता के आगे के अंश को हम लोग पढ़ते हैं। आगे का अंश इस देखा कि ये एक ही कविता एक ही है, लेकिन उसमें कई खंड हैं। तो मैंने एक खंड को छोटे छोटे भाग में कर दिया, क्योंकि हमें नौका विहार के बारे में बताना था। इसको पढ़ने के बाद आगे से 10-10 पंक्तियों की एक कविता है, तो मैं पूरे पर वीडियो बनाऊंगी। इसमें थोड़ा और अधिक हम लोग समझ लेते हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। गंगा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। गंगा को बिल्कुल एक युवती की तरह मानवीकरण किया है इन्होंने, इसमें चित्रण किया है। कहते हैं गोरे अंगों पर सिहर सिहर, गौर वर्णा है गंगा, और उनके गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराते हुए, सिहरना लहराना, लहराता तार तरल सुंदर, तार तरल तारों से सजा हुआ सुंदर, चंचल अंचल सा आंचल के समान, नीलांबर नीला आकाश। अब यहाँ समझिए कि तारों भरे, तार तरल सुंदर तारों से सजा हुआ नीला आकाश है, और उस नीले आकाश का प्रतिबिंब गंगा की जलधारा पर पड़ रहा है। गौरवर्णा गंगा है, और हवा के झोंके से नीले आकाश की प्रतिछाया लहराती हुई जो दिखाई दे रही है, वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि गंगा ने नीले रंग की साड़ी पहनी है और उसका आंचल है। साड़ी के आंचल में तारे जैसे सुंदर सुंदर फूल टके हुए हैं, सुंदर सी साड़ी है, और वो साड़ी उनके गोरे अंगों पर लहरा रही है। तारों भरे आकाश का प्रतिबिंब लुक-छुप करता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस गौर वर्णा नायिका ने नीले रंग की साड़ी पहनी है, और जिसके आंचल में तारों जैसे सुंदर सुंदर फूल ढके हुए हैं, जो हवा के झोंके से धीमी गति से सहर सहर करते हुए उसकी अंग पर लहरा रहे हैं। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से पर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो यहाँ थोड़ा इधर से देखें बच्चों, शशि माने चंद्रमा की रेशमी, दूधिया चांदनी से, रेशमी चांदनी से, कोमल चांदनी से, चांदनी की विभा प्रकाश से भरी हुई लहरें, चंद्रमा की कोमल चांदनी गंगा की जलधारा पर पड़ रही है, और प्रकाश से भरी हुई वो उठती गिरती मंथर गति से लहरें कैसी लग रही हैं, वर्तुल, टेढ़ी मेढ़ी, मृदुल माने कोमल लहरें ऐसी लग रही हैं जैसे कि साड़ी की सिकुड़न सी। नायिका ने जो सुंदर साड़ी पहनी है, और साड़ी पहनने के बाद वो सैकत शैया पर, बालू की सेज पर लेट गई हैं। लेटने के कारण उनकी रेशमी साड़ी में सिलवटें आ गई हैं, सिकुड़न पड़ गई है, ऐसी वो लहरें सुंदर लग रही हैं, साड़ी की सिकुड़न सी। अब अर्थ एक बार फिर से देख लें, तब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं कि गौर वर्णा, गोरे रंग वाली या गौर वर्णा
नायिका गंगा की साड़ी का आंचल तारों से भरा हुआ है, अर्थात तारों से भरे हुए नीले आकाश की प्रतिछाया, प्रतिबिंब गंगा की लहरों पर लुक-छुप करता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गोरे अंग की नायिका गंगा ने नीली साड़ी पहनी है और उसके आंचल में टके हुए तारों जैसे सुंदर फूल लहराते हुए सुंदर लग रहे हैं। उसका आंचल हवा के झोंके से लहरा रहा है। चंद्रमा की कोमल चांदनी के प्रकाश से भरी हुई उठती गिरती वर्तुल टेढ़ी मेढ़ी लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि गौरवर्णा नायिका गंगा की उस रेशमी साड़ी में सेज पर सोने के कारण सिलवटें पड़ गई हैं। इस तरह इसका ये अर्थ हो गया बच्चों। अब हम कविता का, आप किताब से कविता को देख लीजिए कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत शय्या पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि वहाँ गंगा का मानवीकरण किया गया है, रूपक अलंकार ऊपर दिखाए। यहाँ आप देखिए सिकुड़न सी, अंचल सा, उपमालंकार हो गया। भाषा साहित्यिक है, कोमलकांत पदावली है, प्रकृति का सुरम्य चित्रण है, पूरा चित्र खींच रहे हैं। गोरी नायिका सोई हुई है, प्राकृतिक सुंदरता का तो भाषा चित्रात्मक हो गई। इस तरह आप इसके काव्य सौंदर्य को लिखें। और आप जब कविता लिखना शुरू करेंगे अर्थ बेटा, तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण, पद्यांश, पद्यखंड, क्योंकि पूरी कविता नहीं, थोड़े अंश आएंगे। तो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम कि नौका विहार शीर्षक से, या प्रकृति के सुकुमार कवि कविवर सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित गुंजन काव्य के नौका विहार से लिया गया है। ऐसा परिचय आप संदर्भ में दे दें। प्रसंग में क्या कह रहा है कवि वो लिखा जाता है। तो इसमें नौका, चांदनी रात्रि में नौका विहार के प्राकृतिक सौंदर्य का, गंगा का तपस्विनी बाला के रूप में अनुपम उनके रूप का चित्रण इसमें किया गया है, ऐसा लिखें। फिर अर्थ लिखें। अर्थ लिखने के बाद अंत में काव्य सौंदर्य, ऐसा मैंने बताया भाषा चित्रात्मक है, चित्रांकन कर रहे हैं। पहले तो अनुपम सौंदर्य का वर्णन है, गंगा का वर्णन है, भाषा लाक्षणिक है, इसमें जो मानवीकरण, उपमा, रूपक, अलंकार, उसको लिखिए। इस तरह आप अर्थ लिखें, प्रश्नोत्तर इस पर बनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर ये आपको पसंद है, स्पष्ट है, तो आप इस पर टिप्पणी करें और मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।